नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दोस्तों, अब तक माना जा रहा था कि 2024 के चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस होंगे या एनडीए बनाम इंडिया होंगे या मोदी बनाम राहुल होंगे, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव जो हैं वो बीजेपी बनाम जनता होंगे, बीजेपी बनाम लोकतंत्र होंगे, दैवी शक्ति बनाम असुरी शक्ति होंगे। जी हां, आज कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर, मोदी पर एक गंभीर आरोप और एक बड़ा हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आज ये इन तीनों ने मिलकर कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करके न केवल कांग्रेस बल्कि इस देश के लोकतंत्र को ही चोट पहुंचाई गई है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है और एक तरह से एक अन्यायपूर्ण माहौल में चुनाव करवाने की साजिश जो है बीजेपी रच रही है, ताकि किसी भी तरह, किसी भी हाल में जीत उसे ही मिले। बीजेपी ने, ऐसा लग रहा है कि इस समय अपने सारे पैतरे जो है खोल दिए हैं, सारे पैतरे चल चुकी है बीजेपी, और अब बीजेपी का सच जो है सामने आ चुका है कि बीजेपी किसी भी तरह इन चुनावों को जीतना चाह रही है। उसे ये पता है, उसे ये समझ आ गया है कि इस बार न राष्ट्रवाद का मुद्दा काम आने वाला है, न हिंदुत्व का मुद्दा काम आने वाला है। उसकी कलई खुल चुकी है, उसके योजनाओं की, उसके फैसलों की विफलता सामने आ चुकी है और इसलिए इस बार जनता उसे सीधे सीधे वोट नहीं देगी, तो दूसरों को यानी विपक्ष को कमजोर करने का बीजेपी ने यह तरीका निकाला है कि कांग्रेस के बैंक खातों को सील कर दिया जाए। बात महीने भर पुरानी है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब नामांकन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस के पास इस समय पैसे नहीं हैं और जब पैसे नहीं हैं तो चुनाव किस तरह से कांग्रेस लड़ेगी, वो किस तरह से प्रचार करेगी, इन तमाम चिंताओं को लेकर आज इन तीनों बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सवाल उठाया, जनता के बीच सवाल रखा कि अगर हम पर कोई चोट हो रही है तो ये केवल हम पर चोट नहीं है, ये सीधे सीधे आप पर भी चोट है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस बार के चुनाव जो है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये ऐसा लग रहा है कि अब अगर जनता नहीं उठी तो फिर ये चुनाव जो है, इन चुनाव का कोई अर्थ नहीं हो जाएगा और इसीलिए इस बार के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले अब जनता को खड़ा होना पड़ेगा, लोकतंत्र को खड़ा होना पड़ेगा। क्या है ये पूरा मामला, इस पर आज हम चर्चा करेंगे खरी खरी में। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर। नमस्कार दीपक जी। दीपक जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अजय माकन, इन तमाम लोगों ने बेहद गंभीर बातें कही, पूरे तथ्य सामने रखे कि किस तरह से कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। कोई मामूली बात नहीं है, 200-400 हजार रुपए या लाख रुपए की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों का मामला है। और करोड़ों का मामला ऐसा है कि जो जनता का पैसा कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग करके इकट्ठा किया था, जनता ने उसकी मदद की थी, उन पैसों को सीज कर दिया गया, जो अब तक उन पैसों को सीज कर दिया गया। एक तरह से कांग्रेस को बिल्कुल निहत्था करने की कोशिश है, पैसों से उसके पास पैसे नहीं रहने देना चाह रही बीजेपी, ताकि कांग्रेस जो है चुनाव भी ना लड़ पाए या अगर लड़े तो उसके पास संसाधन ही ना रहे। आज आपसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने जो खास बात कही। राहुल गांधी की एक बाइट आपको सुना देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 60 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज।
राहुल गांधी बता रहे हैं कि कैसे उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और किस तरह से बीजेपी ड्रामा, मतलब ये जो सब हो रहा है, और राहुल गांधी का ये कहना है कि चुनाव आयोग है, चाहे कोर्ट है, चाहे मीडिया है, ये सब ड्रामा देख रहे हैं। ये जो ड्रामा है ये आखिर कितना भारी पड़ने जा रहा है, और क्या लोकतंत्र में ऐसे ड्रामे की कोई जगह होनी चाहिए? दीपक जी, सवाल यह है कि भारत को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। मोदी तो इसे बार बार लोकतंत्र की जननी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहां देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है, और जो उस पुरानी पार्टी और जो इस समय विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता अगर ये घोषणा कर रहे हैं कि लोकतंत्र अब नहीं है, जो लोकतंत्र है वो झूठ है, यहां ड्रामा चल रहा है, तो ये कितनी गंभीर स्थिति है इस चुनाव की बेला में, जब इसे हम लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। भारत का लोकतंत्र परिपक्व माना जाता है, पूरी दुनिया में इसकी मिसालें दी जाती हैं। चीन है, चीन तो नहीं कहना चाहिए, सिंगापुर है, चाहे अभी ताइवान में हमने देखा, या अमेरिका में भी बड़े लीडर्स जो हैं वो गांधी और नेहरू का नाम लेते हैं, खासतौर से नेहरू का, कि किस तरह से लोकतंत्र को यहाँ मजबूत करने का काम किया गया। और आज उस देश में लोकतंत्र के लिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। कितनी गंभीर स्थिति है दीपक जी? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सर्वमित्रा जी, इनके कहने के बहुत पहले से ही ये साबित होता जा रहा है कि लोकतंत्र को एक सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लगातार खत्म कर रही है। अगर हम पिछले 10 सालों का पूरा इतिहास न देखें, हम हाल ही की चीजें देखें, जिस प्रकार से बड़े बड़े निर्णय भी जो है बिना किसी अपने कैबिनेट में लाए हुए या बिना किसी चर्चा के पास होते गए। नोटबंदी का मामला आप देखिए, वहीं से शुरू कीजिए, किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वित्त मंत्री को भी पता नहीं था, और अचानक टीवी पे और इस पे नमूदार होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और कब एक पता नहीं किस तरीके का निर्णय लेके कह देते हैं कि अभी 8-10 बजे से रात को 8 बजे से जो है वो सारे नोट जो है वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, कागज के टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे आप निर्णय देखिए, इतने गंभीर निर्णय जो भारत के जनजीवन को ही नहीं, भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी मुद्दों को टच करने वाले, स्पर्श करने वाले जो मुद्दे हैं, उनको जिस प्रकार से हैंडल किया गया, जिस प्रकार से किया गया, उससे बड़ा साफ हो गया कि लोकतंत्र में इनकी आस्था नहीं है। ये बार बार कहने से नहीं होता कि हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है या हम लोकतंत्र की जननी है। अगर लोकतंत्र की जननी आप कहते हैं तो आपके व्यवहार में सबसे पहले ये झलकना चाहिए कि आप लोकतांत्रिक हैं। और किसी भी देश में चाहे लोकतंत्र हो या जो भी व्यवस्था हो, उसका परिपालन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की ही होती है। आखिरकार एक देश में सरकार क्यों चुनी जाती है? सरकार का काम ठीक है, बाकी जनहित के मुद्दों को करना है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा उक्षा सब करना है, लेकिन उसका जो प्रमुख जो मुद्दा होता है, उसका जो प्रमुख कार्य होता है, उस पूरी की पूरी प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना, और न केवल चलाना बल्कि उसको मजबूत बनाना, ये काम जो है ये सरकार का होता है, जिसको हमने पिछले अनेक लोगों के साथ देखा। ये कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी, इसके पहले पता नहीं कितने प्रधानमंत्री हो गए, अच्छे बुरे हर तरह के लोग थे। कोई बहुत जबरदस्त बहुमत लेके आए, कोई बहुत कमजोर बहुमत लेके आए, कुछ लोगों ने गठबंधन के साथ चलाई सरकारें, अच्छे निर्णय लिए, बुरे निर्णय लिए, छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने एक चीज को कभी भी स्पर्श करने की या उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी। वो चीज थी कि देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनतांत्रिक प्रणाली है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसको आप मजबूत बना के रखिए। और जब आप संवैधानिक जो संस्थाओं की बात करते हैं तो उसका मतलब केवल कोई निर्वाचन आयोग या जांच एजेंसियां या अलग अलग संस्थाएं नहीं है। लोकतंत्र में जो विपक्ष है वो भी एक संस्था है, एक उसे आपको जिला कर रखना पड़ेगा। ये भी सरकार के रूप में ये भी आपका कर्तव्य है कि आप विपक्ष को उतना ही महत्व दीजिए। आप तमाम राजनीति शास्त्र के सिद्धांत देखिए, सब पे कहा गया कि विपक्ष जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, वो सरकार बनने का इंतजार करने वाली संस्था है। अब आप क्या चाहते हैं कि आप एक ऐसी परंपरा छोड़कर जाएं कि अगली जो सरकार आए, देखिए ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आप ही रहेंगे, तो जो सरकार आएगी आप क्या चाहते हैं कि वो इसी प्रकार का बर्ताव करे या इसी तरीके से लोकतंत्र को कमजोर करे? तो ये जो किया जा रहा है बहुत गलत बात है। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ शर्मिता जी, जिस समय जो हमारे राजीव कुमार जो है निर्वाचन आयुक्त जो है प्रमुख, उन्होंने जिस दिन इन चुनावों की घोषणा की थी तो उन्होंने भी इन वाक्यों को कहा था कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी है। और उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम सभी दलों को जो है समान परिस्थितियों में चुनाव लड़ने का अवसर देंगे, और इनका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र तो इसी का नाम है ना,
कि आप सभी को एक जैसा मौका दें, उनके लिए सबके लिए एक जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करें। अब आप देखिए, ठीक है, पैसे के बल पे लोकतंत्र नहीं चलता, लेकिन पैसा तो एक महत्वपूर्ण है ही है, और इस जरूरत तो उसे पड़ती ही है। आज की जो व्यवस्था है, आज जिस तरीके से चुनाव लड़ते जा रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पे दोष ये दिया जाता है कि आपने चुनाव को इतना महंगा कर दिया है और आपने एक सुनियोजित तरीके से इतना पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया है कि तराजू का एक पलड़ा जो है वो इतना भारी हो गया है कि सारे के सारे दल भी अगर दूसरे पलड़े में आप बैठाएंगे तो भी वो आर्थिक मामले में, वित्तीय संसाधन के मामले में वो कमजोर पड़ते हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? आपकी कैसे लोकतंत्र व्यवस्था है कि आप बाकी सबकी जेबों को खाली कर दें, उसके बाद आप कहें कि चलिए हम सब चलते हैं 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत खराब परंपरा डाली जा रही है। और ये जो व्यथा कर बता रहे हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं, खड़गे साहब ने आज जो बताया कि किस प्रकार से उनकी इसको फ्रीज किया गया है, ये बहुत गलत है। ये निर्वाचन आयोग को भी देखना चाहिए। और मैं नहीं जानता कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा या नहीं जाएगा, या वो स्वतः संज्ञान लेती है नहीं लेती, लेकिन आप कांग्रेस से लड़के हरा दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कहते हैं कि आप बहुत लोकप्रिय पार्टी हैं, आपके बहुत ज्यादा ये है, आपने फिर 400 पार का नारा भी दिया है। तो क्या आप इतने कमजोर हैं कि लोगों की जेब से पहले आप पूरा पैसा निकलवा देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि चलिए अब आप उनसे मुकाबला कीजिए? तो ये बहुत ही अनफेयर है, अनैतिक है और गैर लोकतांत्रिक है। अगर आप आगे दावा करते हैं कि आप लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो आपको या तो दावे को खत्म कर देना चाहिए या आपको एक लोकतांत्रिक पार्टी बनने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी चाहिए। आप ठीक से लड़ने का मौका दीजिए विपक्ष को, उसके बाद आप जीत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सौमित्रा जी। जी दीपक जी, इस समय ऐसा लग रहा है कि गेंद अब पूरी तरह से मोदी के पाले में है कि या तो वो अपनी साख एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में बना लें, या फिर इतिहास में अपना नाम एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज करा लें जिसने 70 साल के लोकतंत्र को खत्म कर दिया। इस समय गेंद पूरी तरह से मोदी के पाले में है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड का, जिसमें खड़गे जी ने भी कहा इस बात को, सोनिया गांधी ने भी कहा, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका मतलब एक जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि अ सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग। मतलब कि हर किसी को एक निष्पक्ष और माहौल मिलना चाहिए, बराबर का माहौल मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए जिसमें कि वो सफलता हासिल कर ले। उसके बाद जो बेस्ट होगा, जिसे जनता पसंद करेगी वो आगे बढ़ जाएगा, जिसे नहीं करेगी वो पीछे रह जाएगा, वो विपक्ष में बैठेगा। 2 बार से ये हो रहा है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठ रही है क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन इस बार जो है माहौल ऐसा बन रहा है कि बीजेपी के खिलाफ बातें हो रही हैं, मगर फिर भी हर जगह बीजेपी है, हर जगह मोदी है। और आपने जैसे हमने सुना अभी कि राहुल गांधी ने ये कहा कि जो संस्थाएं हैं वो कुछ नहीं बोल रही हैं, वो चुप हैं, सारे लोग चुप हैं, मीडिया भी चुप है। आप और हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, हमारे चैनल पर इस विषय पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि जो देश का प्रमुख मीडिया, जो सो कॉल्ड प्रमुख मीडिया कहलाता है, जो प्राइम टाइम पे लगातार डिबेट आयोजित करता है और जिसमें 3-4 लोग बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए होते हैं, उसके पक्षधर होते हैं, और एक हाथ कांग्रेस का नेता बैठाकर और सब उसकी घेराबंदी करके उसे घेरने की कोशिश करते हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं। और इसी मीडिया पर अभी एक कुछ समय पहले एक कॉन्क्लेव एक बड़े चैनल का हुआ था, और उनकी जो मालकिन है उनका ये कहना था कि हम तो बॉक्सिंग मैच देख रहे हैं, हमें उस मैच में उतरना नहीं है, हमें कोई पक्ष बनना नहीं है, और अगर विपक्ष कमजोर है इसमें तो हम क्या करें। ये उन्होंने सीधे सीधे एक बड़ा ही मेरा ख्याल है कि बड़ा बेहुदा बयान था कि विपक्ष कमजोर है तो हम विपक्ष के ओर से मैच नहीं खेल सकते। मीडिया की ये जो भूमिका एकदम नकारात्मक बन गई है, वो सरकार की ओर से बैटिंग करने लग गई है। तो ऐसे में विपक्ष जो है किस तरह से, क्या अपना एक कोई समानांतर मीडिया जो हम देख रहे हैं आजकल यूट्यूब वगैरह जैसे उस पर खड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मीडिया को, एक मुख्य धारा के मीडिया को इसमें किस तरह से अपनी भूमिका निभानी चाहिए? दीपक जी। नहीं, देखिए, ये मुझे बहुत उस बयान को मैंने भी पढ़ा था, वो बहुत ही दुखद बयान है, बड़ा दुर्भाग्यजनक बयान है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस ग्रुप के जो व्यावसायिक हित हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए उस ग्रुप की मालकिन ने ऐसा कहा, जबकि वो जो पत्रिका, हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम दर्शकों को कहते हैं कि आप खोजिए उसके बारे में जानिए, वो एक तरह से भारत में पत्रकारिता के मामले में ट्रेंड सेटर पत्रिका हुई थी, जिसने बहुत सारी नई नई चीजें की थी। पहली बार जो है चमकदार पृष्ठों के साथ पत्रिका लेके आई वगैरह वगैरह। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बिल्कुल तय है, बिल्कुल वैसे ही मीडिया की भी भूमिका तय है।
विपक्ष तो आता जाता रहेगा। कल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, आज कांग्रेस है, कल तक हो सकता है कोई और हो। आपको याद होगा जिस समय देश आजाद हुआ उस समय तो ये सिर्फ केवल कांग्रेस थी, और कांग्रेस के मुकाबले में कौन सा विपक्ष था? साम्यवादी विपक्ष थे। थोड़ा सा और हम आगे जाएं, समाजवादी मुख्य विपक्षी बने। ये जो भारतीय जनता पार्टी कहें या जनसंघ कहें, ये तो बहुत ज्यादा बाद में जाके मजबूत हुआ। तो विपक्षी दल जो है हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र में जो स्थायी विपक्ष होता है वो मीडिया ही होता है। मीडिया जो है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि विपक्ष और जो मीडिया है ये भाई है, ये सगे भाई हैं। इन दोनों को मिलके ही आपको सरकार की आलोचना करते हैं। हम कहते हैं विपक्ष को आप मुद्दे उठाइए, हम उसको एम्पलीफाई करेंगे। मीडिया जो है वो यही काम करता है कि जनता की आवाज को सदन के बाहर प्रकाशित रूप में, अब तो डिजिटल आ गया वगैरह दूसरी चीजें हैं, लेकिन हमारा काम है कि सरकार की जो आलोचना होती है, सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की और बहुत सारी जो खामियां हैं, उसके कामकाज की खामियां हैं, उसे उजागर करना हमारा फर्ज है। इसी के लिए हम मीडिया, हमें जो तमाम तरह की सहूलियतें मिलती हैं, हमें जो प्रचार मिलता है, लोग हमें जानते हैं, वो किस लिए जानते हैं? हमें इसलिए जानते हैं कि क्योंकि हम उनकी आवाज को उठाते हैं। अगर हम इस बात को कहें कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, आपने जो बयान बताया उस मीडिया संस्थान की मालकिन का, मैं बताऊं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सरकार की आलोचना करना भी हमारा कोई ऐसा काम नहीं है। अब हुआ यह है कि उनके ही जो ग्रुप है, उस ग्रुप ने इतने सारे इन लोगों की आलोचना की थी, पुराने उनके बहुत सारे अंकों को इस समय वायरल किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, आपने कवर स्टोरीज उसमें निकाली थी, आवरण कथाएं लिखी थी। किस प्रकार से जो दंगे हुए थे गुजरात के, वो भी आपने कवर पेज पे दिखाए हैं, मुख्य स्टोरीज बनाई हैं। अब आप कहते हैं अब को जाकर कि आप कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने जिम्मेदारी से देखिए भाग सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं भागेगा। जो डर रहा है या जिसके व्यवसायिक हित जो है वो सरकार के साथ हैं, तो वो घबरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए लोकतंत्र में मैं ये मानता हूं कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी आवाजें रहेंगी जो सरकार की आलोचना करते रहेंगी। आप कितना भी दबाने की कोशिश कीजिए, ऐसा होता नहीं है। जिस ग्रुप के बारे में मैं, क्योंकि उसका नाम लेना यहाँ पर ठीक नहीं है, तो इस तरीके से ये बात कहना कि ये हमारा काम नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन फॉर्चुनेटली, बहुत सौभाग्यपूर्ण ढंग से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे आपके जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज को उठा रहे हैं, और विपक्ष की आवाज को दबाना इतना आसान भी नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए कि चीन, उत्तर कोरिया, रूस, यहाँ तक भी, वहां भी अभी भी कई बार विपक्षी जो है वो आवाजें उठाते हैं सरकार की, वहां भी आलोचना हो जाती है। वहां पर नहीं होगी तो क्या होगा कि बाहर उठने लगेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि आप अपने देश के अंदर विपक्ष की आवाज को उठने दीजिए। आप यहाँ पर नहीं उठने देंगे तो इसकी आवाजें जो है वो विदेशों में भी उठेगी। जैसे राहुल गांधी ने जाके कैम्ब्रिज में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी बात उठाई। आप स्वतंत्रता संग्राम के पहले की बात याद कीजिए, उस समय क्या होता था, अंग्रेज हमारे बहुत सारे अखबारों को जो है उसको सेंसर कर दिया करते थे, बहुत सारे अखबारों पे फाइन लगा देते थे, बहुत लोगों को जेलों में डाल दिया जाता था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी जेल में डाला गया था, क्योंकि उनके अखबार में लेखन के कारण। लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया गया था, उन अखबार जब्त कर लिए जाते थे। तो हुआ क्या था, सारे यूरोप में लोकतंत्र का संदेश पहुंचने लगा। उन्हीं के देश में, ब्रिटेन में भी लोग आवाज उठाने लगे कि भारत में जो है वो आजादी नहीं है। तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए, लोग या जो कहता है कि हम लोकतांत्रिक सरकार है, उसको चाहिए कि अपने देश के अंदर विपक्ष की आवाज को बने रहने दीजिए, वरना ये आपके विरोध में ही जाएगा, ये बात तय है। सौमित्रा जी। जी दीपक जी, और मीडिया के हित में तो ये भी है, क्योंकि अभी हम जब सुन रहे हैं, ये कह रही है कांग्रेस कि हमारे पास हम अखबारों में विज्ञापन देना चाहते हैं, हम टेलीविजन में विज्ञापन देना चाहते हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, वो स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं मीडिया अगर इस बात को नहीं उठा रहा है तो उसमें उसका अपना नुकसान भी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि तो पैसा मिल रहा है, लेकिन उसको ये पैसा बाकी पार्टियों से भी मिल सकता था, कांग्रेस से एक बड़ा अमाउंट उसको मिल सकता था। लेकिन इस समय मीडिया ने अगर बीजेपी का पक्ष चुन लिया है तो एक तरह से वो अपना नुकसान भी कर रही है। और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर यहाँ आवाज नहीं उठेगी तो फिर वो विदेशों में उठेगी। और राहुल गांधी अगर ये कहते हैं तो आप उनको ये कहते हैं कि राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं देश को, लेकिन जो तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, जो रेटिंग एजेंसियां हैं, वो किसी न किसी तरह ये बता रही हैं कि भारत में कैसे लोकतंत्र जो है वो खत्म हो रहा है। और इस समय जो स्थिति है दीपक जी, उसको देखकर रामायण की जो लंका कांड है, उस रामचरितमानस का, उसका एक वो चौपाई याद आती है
कि रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण बहु अधीरा। मतलब कि रावण तो रथ पे सवार है, लेकिन रघुवीर जो है, राम जो है, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई रथ नहीं है। मतलब असत्य और सत्य के बीच की जो लड़ाई है, उसमें असत्य के पास सोने की लंका है, लेकिन सत्य जो है वो इस समय विपन्न दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी लंका से एक विभीषण भी होते हैं जिन्हें ये देखकर सही नहीं लगता है। और इस समय हम देख रहे हैं कि बीजेपी से बहुत से लोग, दूसरी पार्टियों से बहुत से लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के हक में आवाज उठा रहे हैं। बीते दिनों कई नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। मतलब ये वो देख रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य यानी लोकतंत्र का भविष्य इस समय उनके कांग्रेस के हाथों में दिखाई दे रहा है। और उन्हें ये लग रहा है कि अगर इस समय बीजेपी का मुकाबला करना है तो हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा, चाहे वो किसी भी तरह से करें। तो क्या ये बीजेपी के लिए आज कांग्रेस ने फिर एक बड़ा झटका दे दिया है? अभी 2-3 दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी के बहुत से नेता और दूसरी पार्टियों के नेता कांग्रेस ज्वाइन किए, ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। और अब आज क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरी कांग्रेस ने क्या आज तथ्यों को सामने रखकर बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है? क्या बीजेपी अब इस सच्चाई से मुंह फेर पाएगी? क्या बीजेपी इस सवाल से बच पाएगी कि क्यों आखिर इनकम टैक्स ने नियमों के विपरीत जाकर कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए? किस लिए इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट अभी क्या खुद से कुछ पहल करेगा? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया और ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अनैतिक तरीकों से हजारों करोड़ जो है अपने खाते में जमा किए हैं। तो ऐसे में क्या उन खातों को फ्रीज करने का आदेश कोई दे सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ कर सकता है? क्या बीजेपी के भीतर ही विभीषण होंगे जो इस समय उस लंका को गिराएंगे और कांग्रेस को बचाएंगे? दीपक जी देखिए देखिए चाहे हम विभीषण का रेफरेंस दें, इसको पौराणिक रेफरेंस के हिसाब से कहें, आज के हिसाब से कहें, तो होता यह है कि कोई भी इसलिए पार्टी नहीं बदलता है कि आने वाला वो वाली जो पार्टी है वो जीतने जा रहे, इसलिए नहीं बदलते। बहुत सारे लोग इसलिए बदलते हैं कि भाई हमें असत्य के साथ नहीं रहना है, हमें अन्याय के साथ नहीं रहना है। मुझे नहीं लगता है कि जिस समय विभीषण ने अगर रावण का पक्ष छोड़कर राम के साथ अगर वो खड़े हुए होंगे तो उन्हें ये थोड़ी पता था कि राम जीतेंगे। उन्हें तो ये लगा कि आज के क्षण में मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ न रह के मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जाऊंगा जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। तो इस समय भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि उनके निर्णय गलत भी हो सकते हैं, ये लोकतंत्र है। जिस प्रकार, और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस या सभी बाकी और जो विपक्षी दल जो है, उनके लिए चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं है। आप उनके लिए लगातार जो परिस्थितियां हैं विपरीत कर रहे हैं, प्रतिकूल कर रहे हैं, एकदम एडवर्स कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है चुनाव जीतना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्यों आ रहे हैं? उनको लग रहा है नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जहां पर हैं वो जगह सही नहीं है, वो लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं है। अब आप उसमें देखिए कि ऐसे वक्त में जब सब कुछ अनिश्चित हो, पप्पू यादव ने कल जो निर्णय लिया कि अपनी पूरी की पूरी पार्टी का विलय करा दिया, वो तो 5 महीने 6 महीने और रुक के देख सकते थे और एक सेफ गेम खेल सकते थे। उन्हें क्या जरूरत थी कि ऐसे वक्त पे वो कांग्रेस का साथ दें जिस समय सब कुछ अनिश्चित हो। आज भी देखिए कौन दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि कांग्रेस ही जीतेगी? कोई नहीं कह सकता। लेकिन पप्पू यादव आए, उसके अलावा और बहुत सारे लोग आए, जेपी पटेल आए झारखंड से, वो भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, ठीक है, वहां पे सत्ता नहीं थी। हरियाणा से लोग आ रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों से जहां पे सत्ता है जिस भारतीय जनता पार्टी की, वहां से भी लोग आ रहे हैं, सिटिंग एमपीज आ रहे हैं। तो उसका कारण ये है, वो केवल इसलिए नहीं कि कांग्रेस जीतने जा रही है ये सोच के नहीं आ रहे हैं, वो ये सोच के आ रहे हैं कि हमें इस समय लोकतंत्र का साथ देना है, हमें इस समय सच्चाई का साथ देना है, हमको एक निरंकुश होती हुई सत्ता के साथ नहीं रहना है। तो जो इस प्रकार से सोच रहे हैं वो भी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसको केवल इतने में ही नहीं देखना चाहिए कि कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है या कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, ये नहीं देखना चाहिए। देखना ये चाहिए कि कौन लोकतांत्रिक मूल्यों को एक तरह से अपनी कसौटी मानकर, उन्हें वहां ठीक नहीं लग रहा हो, उन्हें लग रहा होगा यार ये सब क्या हो रहा है सारे देश में और हम किस पार्टी के साथ खड़े हैं, इसलिए भी आ रहे होंगे, जिसको हम हमेशा आत्मा की आवाज कहते हैं। हालांकि उस आत्मा की आवाज आनी बहुत एक लंबे समय से बंद हो गई है, जब से देश में अनैतिक राजनीति का प्रचलन बढ़ गया है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, जमीर जिंदा रहता है लोगों का, लोग इसलिए आते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो हो रहा है परिवर्तन, ये भी निश्चित रूप से एक बड़ा, जिसको कहा जाए कि एक बड़ा खतरा जो है, जैसे जैसे कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी उसके खिलाफ तमाम तरह के उपाय जो है, इस प्रकार के जो गलत तरीके हैं वो भारतीय जनता पार्टी आजमाने में कोई ठहरेगी नहीं, वो करेगी। और इसके बाद आप जानते हैं कि सारी एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि निर्वाचन आयोग जो है इसका संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जाएगा, लंबी प्रक्रिया है। कांग्रेस चुनाव के समय ऐसा होता है कि आपका एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके पास गिनती के 40-45 दिन होते हैं। उसके बाद आपके पास सोने का ढेर भी लगा दिया जाए तो किस काम का है? आपको पैसे इस वक्त चाहिए। मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को पैसे इस वक्त चाहिए। और वो जानती है भारतीय जनता पार्टी कि आपने इनका 45-50 दिन भी फ्रीज कर लिया आपने इनका अकाउंट, तो वैसे ही वो लाचार हो जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है। जी आपको जी सभी लोगों को दीपक जी। समान अवसर दिए जाए। जी जी, हो गया मेरा। जी दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अनैतिक तरीकों से जो है कांग्रेस जो है बीजेपी जो है चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अभी इंडिया गठबंधन की जो शिवाजी पार्क में रैली हुई थी उसमें भी राहुल गांधी ने इसी की ओर इशारा करते हुए शक्ति शब्द का प्रयोग किया था और ये कहा था कि कैसे ये जो शक्ति है ये देश को खत्म कर रही है और हमें इस शक्ति के खिलाफ लड़ना है, जिसका मोदी ने एक मतलब निकाल कर और राहुल गांधी को बदनाम करने की फिर से कोशिश की। आज राहुल गांधी ने फिर से एक बयान दिया है शक्ति पर, उसको भी हम सुन लेते हैं। सर वन क्विक क्वेश्चन। असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर शक्ति। सर वन क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन। सर एक्सेप्टेड हाउ? राहुल गांधी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम असुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने फिर से शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया और ये साफ साफ फिर से बता दिया कि उनकी लड़ाई जो है वो आसुरी शक्तियों के खिलाफ है, वही शक्ति जो इस समय पूरे देश पर तारी हो रही है बीजेपी के राज में, और उसको मोदी जो है गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। बीजेपी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि सही चीज को हमेशा घुमा फिरा के कांग्रेस के खिलाफ करने की कोशिश रहती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक दृश्य अभी हम आपको दिखाएंगे जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने पानी पिया, लेकिन उस पानी पीने को भी किस तरीके से गलत तरीकों से वो पेश करके बीजेपी ट्रोल करने लगी है। आप पहले इस क्लिप को देख लेते हैं। से गुजारिश करूंगा कि आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि खड़गे जी को पानी पीना था, उन्होंने ग्लास लिया। शिष्टाचार के नाते उन्होंने पहले सोनिया गांधी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा जो उनके अगल बगल बैठे हुए थे, उन्होंने भी मना कर दिया, तो खड़गे जी ने पानी पिया। बहुत सामान्य सी बात है, इस पर कोई इशू नहीं बन सकता। लेकिन बीजेपी जो न करे सो कम है। बीजेपी की ट्रोल आर्मी आज इसी पर बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसके मुद्दे को दबाने के लिए अब ये मुद्दा चला दिया गया कि खड़गे जी को पानी पीने के लिए भी कांग्रेस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की परमिशन लेनी पड़ रही है। तो बीजेपी की ये जो गलत खबर को फैलाने की ये जो नीयत है वो क्या चुनाव में अभी और बढ़ेगी ये तो तय है, लेकिन क्या जनता इस नीयत को अब समझेगी दीपक जी? नहीं, देखिए ये सब हथकंडे जो है बहुत पुराने हो गए हैं और अब इन चीजों को सब लोग जानने लग गए हैं। आप याद होगा जिस समय खड़गे ही नहीं कोई भी गांधी परिवार से बाहर का कोई भी अध्यक्ष बनता था तो क्या कहा जाता था कि ये रिमोट से चलने वाले हैं। लेकिन खड़गे जी का जो सम्मान आप देखिए उसमें, अगर आप कुछ समय पहले देखिए कि राहुल गांधी ने, आप याद कीजिए घटना, राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे बोतल नहीं खुल रही थी खड़गे जी से, उन्होंने पानी की बोतल का ढक्कन खोला, उनको पेश किया। तो इन तीनों के बीच की जो केमिस्ट्री है इतनी अच्छी है कि वो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है। वो दरअसल वो इस तरीके के दृश्यावली की कल्पना करते थे कि जिसमें खड़गे जी का अपमान हो, या एक तरह से ये देखा जाए, हम पिछले 10 सालों से 12 सालों से खेल देख रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत सारी क्लिपिंग्स को गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है। जबकि बहुत सारी क्लिपिंग्स ऐसी भी हैं कि जब मोदी साहब जब रहते हैं तो फ्रेम में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मैं कम से कम 5-7 तो अभी गिना सकता हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए अभी मैं बता दूं कि एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा साहब आगे आगे जा रहे थे तो उनको अमित शाह ने परे कर दिया, खिसका दिया और वो आगे बढ़ने लगे। वो भी तो अध्यक्ष हैं,
दूसरी, आप जी। याद कीजिए अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत बड़ी माला पहनाई जा रही थी इनको, क्या नाम है, मोदी जी को। उसमें राजनाथ सिंह को ये लगा कि शायद हम सबके लिए एक संकुचित माला है, तो उन्होंने अपना सिर डाल दिया। बस दर्शकों से कहूंगा उसको देख लीजिए। और उसके बाद उन्होंने देखा, उनको शायद इशारा किया गया है कि आप अपना सर जो है बाहर निकालिए, ये माला जो है केवल मोदी जी के लिए है। उन्होंने निकाल लिया। इससे क्या होता है? इससे क्या आप सोचते हैं कि इससे चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे? ये बहुत ही बेशक बचकानी हरकत है, और हम दुनिया वालों को ये दिखा रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र हमारा जो है 75 सालों के बाद बस इसी स्थिति पर पहुंचा है कि जब हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर खुश हो रहे हैं या लोगों की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए हम मान गए कि जो खड़गे साहब जो है उनको परमिशन लेनी पड़ रही पानी की, लेकिन भाई आपका काम है कि आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, उसके बारे में जवाब दीजिए, आप कोरोना के बारे में जवाब दीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आप बात कीजिए। ऐसे कम से कम 50 इशूज हैं जिस पर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके समर्थकों को, उनकी ट्रोल आर्मी को, आईटी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को बताना चाहिए। खड़गे जी ने किससे परमिशन ली, इससे देश का क्या बनता बिगड़ता है? ठीक है, उनकी मर्जी है, वो 50 लोगों से परमिशन लेके पानी पिए, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी व्यवस्था है। ये इश्यूज थोड़ी है। 45 दिन के बाद, 50 दिनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, देश नई सरकार को चुनने जा रहा है, तो क्या ये मुद्दा रहेगा कि खड़गे जी ने क्योंकि पानी पीने के पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की, इसलिए हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? क्या ये मुद्दा थोड़ी हो सकता है? अगर ऐसा है तो आप लोगों की समझ को जिस प्रकार से गिरा रहे हैं, ये अपने आप में एक तरह से जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कियोस्क पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र को आप अवमूल्यन करके उसको एक बहुत ही सामान्य किस्म का, फूहड़ किस्म का प्रहसन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे दुखद बात है। सर्वमित्रा जी। जी जी दीपक जी, राहुल गांधी जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं, उस ड्रामे का एक हिस्सा ये भी है कि असली मुद्दों को छोड़कर बिना बात की बातों पर बवाल खड़े करने की कोशिश करना। सोशल मीडिया पर अब बीजेपी की रीच बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस तरह के वीडियो, इस तरह के बयान जो है, बहुत इस तरह की टिप्पणियां बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। लेकिन अब जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये इस बार के चुनाव जो है बीजेपी बनाम जनता के होने जा रहा है, बीजेपी बनाम लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी हम लोग, हमें ये तय करना है, पूरी जनता को यह तय करना है कि वो इस तरह के प्रपंचों में फंसे, इस तरह के गिमिक्स में वो अपने आप को उलझा दे, या कि वो मुद्दों पर ध्यान दे। वो मुद्दे जो इस समय कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं, उन पर ध्यान दे। और मेरा ऐसा ख्याल है कि मोदी जो है खुद इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रहे हैं, इसीलिए वो कभी एक प्रश्न खड़ा करते हैं, कभी कोई दूसरा प्रश्न खड़ा करते हैं। और अभी जैसे उन्होंने कुछ समय पहले बीजेपी की एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि मैं तो तीसरी बार भी चुन के आ रहा हूं और मुझे अभी से विदेशों से न्योता मिलने शुरू हो गए हैं। आज फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे मतलब उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये खबर आई है कि मोदी को पुतिन, जो रूस के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और यूक्रेन से, दोनों जगह से न्योता आ गया है कि चुनाव के बाद आप हमारे पास आइए। यानी ये बताने की कोशिश हो रही है कि चुनाव में हम ही जीत रहे हैं। ये भी एक तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार ही है। और आज एक खबर ये भी थी कि मोदी जो है उनका भूटान दौरा रद्द हो गया। 2 दिन के राजकीय दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन वहां खबर ये बताई गई कि वहां पर मौसम खराब है, इस वजह से वो नहीं गए। लेकिन क्या दीपक जी ऐसा लग रहा है कि देश का मौसम इस समय मोदी के लिए खराब हो चुका है और इसीलिए उन्होंने भूटान दौरा रद्द कर दिया और अब वो यही रहकर हालात संभालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी को झटके पे झटके दे रही है। क्या मोदी के लिए मौसम खराब हो चुका है दीपक जी? निश्चित रूप से देखिए, हर जो छोटी बड़ी जो चीजें हैं उसका किस प्रकार से उपयोग करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। अब जो रूस और यूक्रेन की अगर आप बात करते हैं तो देखिए बहुत सारे कार्यक्रम पूरे दुनिया भर में, कोई कार्यक्रम 6 महीने पहले, कोई 1 साल पहले से बनने शुरू हो जाते हैं। और आपको जो न्योता मिल रहा है वो न्योता आपको व्यक्तिगत नहीं मिल रहा है, ये कोई शादी का न्योता नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्योता है। भारत का प्रधानमंत्री उस तारीख को जो भी रहेगा वो उस कार्यक्रम में जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर आप रहेंगे तो आप जाइए। अगर आप ये कह रहे हैं कि रूस और जो अन्य देशों की बात करें कि वहां से भी अगर उन्हें न्योते मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या वे लोग भारत की जो राजनीति, जो कूटनीति है, भारत के साथ संबंधों की उनकी अपनी जो कूटनीति है वो क्या व्यक्तिपरक हो गई है? क्या वो मोदी के इर्द गिर्द हो गई है? भाई भारत के साथ उनका जो संबंध है वो वैसे ही रहेगा, प्रधानमंत्री कोई भी आए कोई भी जाए। तो ये लोगों को एक तरह से बहलाने की कोशिश है। जिनकी समझ कम होती है वो बहक भी जाते हैं, और निश्चित रूप से वही सबसे बड़ी जो ताकत है, वही सबसे बड़ी पूंजी जो है भारतीय जनता पार्टी की है। अब याद कीजिए कि कुछ समय पहले तो वो ये भी
प्रचार किया गया था कि 3 घंटे के लिए जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है मोदी जी ने रुकवा दिया ताकि लोगों को वहां से निकालने का काम कर दिया जाए। उसमें भी 3 अलग अलग बयान आए। किसी ने बोला कि 6 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, किसी ने बोला कि 1.5 दिन के लिए बंद किया। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़े लोग थे जो अलग अलग बयान दे रहे थे। और दूसरी बात, इस प्रकार के जब बयान होते हैं तो ये कोई सार्वजनिक किए जाने की बातें नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि आपके लोगों को इवोकेट करने के लिए किसी देश ने युद्ध को रोक भी दिया हो, तो क्या ये प्रचार की चीज थोड़ी है। अगर आपकी कूटनीतिक समझ इतनी कमजोर है तो माफ करें, आपको प्रधानमंत्री बने रहने का कोई हक ही नहीं है। इस तरह की सैकड़ों चीजें होती हैं, डोजियर्स जाते हैं, मतलब अनऑफिशियल संदेश जाते हैं, लोगों को छुड़ाया जाता है। अरे पिछले अभी नहीं हो रहा है, पिछले 70-75 सालों से हो रहा है, लेकिन इसका कभी प्रचार नहीं किया गया था। बहुत सारे देशों में युद्ध होते हैं, सरकारें जाती हैं, अपने लोगों को छुड़ा के लाती हैं, निकाल के लाती हैं, लेकिन इसका प्रचार कौन करता है। तो ये जो है इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है जो आपने दूसरा इसका जो हिस्सा है भूटान वाला जो है, अब भूटान की वास्तविक क्या है वो तो खैर गूगल से भी पता चल जाएगा, वहाँ मौसम का क्या हाल है। लेकिन वहाँ का मौसम अच्छा हो या बुरा हो, ये बात जरूर है कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कंटेस्ट है 2024 के लोकसभा का, वो लगातार टफ होता जा रहा है। आप चाहे उनके पैसों को रोक लीजिए, चाहे आप 1977 का चुनाव याद कीजिए, आपातकाल के बाद जब लोग बाहर आए थे, विपक्षी पक्ष जेल से बाहर निकला था, लगभग सारी पार्टियां जो खाली हो चुकी थी, उनके पास कोष नहीं थे। ये चाहे उस समय का, यही भारतीय जनता पार्टी का भी हिस्सा था। जनसंघ जो था बाद में जो जनता पार्टी में विलीन हो गया, उस समय समाजवादी, संसोपा, प्रसोपा, तमाम तरह के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, 19 महीने जेल में रहने के बाद आपातकाल में ये सारे के सारे उनकी अपनी जेबें खाली थी, पार्टियों के कोष खाली थे, लोग पैसे देने से डर रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहे थे, कोई उनके इसमें जा नहीं रहा था। इसके बाद भी जीते, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आज के समय का जो चुनाव है उसका स्वरूप और चरित्र दोनों बदल चुका है। मनी मैटर्स हम जिसको कहते हैं, पैसा सचमुच बहुत एक महत्वपूर्ण चीज बन गई है या बना दी गई है, या जो भी कहा जाए। ठीक है, आप कम या ज्यादा खर्च कीजिए, लेकिन कुछ बुनियादी खर्च तो है ही। प्रचार के लिए आपको व्यवस्था करने के लिए चीजें चाहिए, आपको तंबू लगाने हैं, आपको कुर्सियां लगानी है, इसमें तो पैसा लगता ही है। तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद भी जो है कांग्रेस का पक्ष ऐसा कोई बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब अकेले कांग्रेस की नहीं रह गई है, अकेले इंडिया गठबंधन की नहीं रह गई है। अगर ये अकेले कांग्रेस की लड़ाई रहती तो शिवाजी पार्क में इतनी बड़ी रैली नहीं होती। शिवाजी पार्क में वो लोग भी आए थे जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध किया है, जिंदगी भर। आधे से ज्यादा जो उसमें जो मैदान था वो शिव सैनिकों से भरा हुआ था। वो शिव सैनिक थे जिन्होंने जो है एक तरह से कांग्रेस का विरोध किया था। बाला साहब ठाकरे की आप देखिए तो राजनीति जो थी वो कांग्रेस विरोध पर टिकी हुई थी। वहां पर शरद पवार जैसे लोग थे, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता लोग भरे हुए थे। वो शरद पवार जिन्होंने आज से लगभग 25-30 साल पहले जो है सोनिया गांधी के ही इशू पे जो है तो कांग्रेस छोड़ के एनसीपी बना ली थी, वो भी वहां मौजूद थे। तो इस तरीके से हर कोई जो है लड़ने में अपना सहयोग देने की कोशिश कर रहा है। तो पैसा जो है महत्वपूर्ण तो है, निश्चित रूप से है। और असली बात यह है कि पैसा महत्वपूर्ण हो या ना हो, ये निर्वाचन आयोग का काम है, ये सरकार का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो देखे कि सबको जो है समान, जिसका आप उल्लेख कर रही थी, आपने जो डिक्शनरी देख के बताया कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि आप सबके लिए समान परिस्थितियां पैदा करें। ये अनफेयर होगा कि आप किसी को इतना कमजोर कर दें और उसके बाद आप कहें कि आइए हमसे मुकाबला कीजिए। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों से जो है कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने बटोरा है। खासकर नोटबंदी के बारे में तो कहा ही जाता है कि ये सारा का सारा जो है वो पैसा पूरा का पूरा अपनी गठरी में भरने के लिए ही नोटबंदी लाई गई थी। इसीलिए आज जो है हमें 2000 के नोट दिखते ही नहीं है मार्केट से। कहाँ चले गए वो 2000 के नोट जिसके बारे में कहा गया था आपने कि काला धन खत्म हो जाएगा, और अब जो हमें 2000 का नोट ला रहे हैं, 500 का नोट है, 2000 के नोट गायब हो चुके हैं। तो ये कहाँ गए हैं? हमें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यालय बन रहे हैं। अगर पैसे की कमी है तो आप इतनी बड़ी बड़ी रोड शो कैसे कर रहे हैं, ये सारी रैलियां क्यों कर रहे हैं? कीजिए, आपको हक है, आपके पास पैसा है, आप कीजिए, लेकिन आप दूसरे के फंड को इस तरीके से चोक नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है और ये लोकतंत्र का तगाजा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आज आपके पास पावर है, सारी संस्थाएं आपके पास है, आपके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन कल को जब आप नहीं रहेंगे सत्ता में तो ये सवाल पूछा जाएगा। और सवाल तो हम आज भी पूछेंगे सर, क्योंकि सवाल पूछने का जो हमें जिम्मा दिया गया है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, उसे हम पूरा करते रहेंगे। जी दीपक जी, आपने जिक्र किया नोटबंदी का। जनता तब भी भुगती, लेकिन उस समय ऐसा विरोध नहीं हुआ,
उसके बाद मोदी जब चुनाव जीत गए, यूपी में जीते उसके तुरंत बाद, और उसके बाद दूसरा लोकसभा चुनाव भी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आ गई कि मैं चाहे जो फैसला लूं लेकिन जनता जो है मेरे साथ रहेगी, मुझे वोट देगी। उसके बाद हमने लॉकडाउन का भी वो भयानक दौर देखा जब बहुत सारे लोग तपती धूप में जो मीलों चलने पर मजबूर हो गए, लेकिन उसके बाद भी थोड़े समय की हलचल होती है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। हालांकि राहुल गांधी जैसे नेता तब भी आवाज उठा रहे थे, वो अब भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि अब बारी जनता की है कि अब वो कांग्रेस के लिए आवाज उठाए, क्योंकि यहां सवाल केवल कांग्रेस के खातों को सील करके उसे पंगु बना देने का नहीं है कि आप बिना पैसे के चुनाव लड़कर बता दें। और आपने जैसा कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ भी लेगी, क्योंकि बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता जो अब तक कांग्रेस के खिलाफ थे, वो भी अब लोकतंत्र बचाने के नाम पर कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन बन गया है। मोदी को यह रियलिटी स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितना वो इस चीज से भागेंगे उतना उन पर बैकफायर होने वाला है। और इस बार के जो चुनाव हैं, इसमें एक बड़ा ये असर देखने मिलेगा। अभी तक के जितने अलोकतांत्रिक फैसले हुए हैं, हो सकता है जब एक बुरा दौर आएगा तो उससे पिछले सारे बुरे दौर याद आएंगे, और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ माहौल ऐसा बनेगा कि फिर बीजेपी को संभाल पाना कठिन होगा। तो अब मोदी के जिम्मे बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें इस देश का लोकतंत्र भी बचाना है, उन्हें एक निष्पक्ष माहौल बनाकर देना है ताकि एक चुनाव अच्छे माहौल में हो सके, और ये देखना होगा कि मोदी अपनी इस जिम्मेदारी पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। तो दीपक जी, आज आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी को। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।